अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनेगा तो कौन बनेगा, ये $1 मिलियन सवाल बन चुका है। हुकूमत कमेटी की चेयरमैनशिप नून लीग को देने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है और नून लीग चेयरमैनशिप के लिए शहबाज शरीफ से कम किसी के नाम पर मानने को तैयार नहीं। लेकिन चेयरमैनशिप के मामले में नया ट्विस्ट उस वक्त सामने आया है जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का ट्वीट सामने आया, जिन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैनशिप की पेशकश की है, जिस पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी चुप ना रहे और वजाहत की कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैनशिप की पेशकश की ही नहीं गई है। आखिर ये माजरा है क्या, जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा असल खबर है क्या? आया हुकूमत ने वाकई में ये पेशकश की भी है पीपल्स पार्टी को या फिर सुनी सुनाई बात है? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैनशिप का मामला है, पहले काफी दिनों से ये जेर बहस था और ये कहा जा रहा था कि हुकूमती जो पार्टी के जो कोई ना कोई शख्स इसको जो चेयरमैन कमेटी लगाया जाएगा। इसके बाद भी अपोजिशन की जो मुख्तलिफ जमातें हैं, शहबाज शरीफ का नाम भी आता रहा, लेकिन आज ये कहा गया कि जी बिलावल भुट्टो को चेयरमैनशिप देने की पेशकश की गई है। ये खबरें भी चली, लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैनशिप देने की बात नहीं की, जबकि जो अमूमी गुफ्तगू थी बिलावल समेत कोई भी चेयरमैन बन जाए ये हमने कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमूमी जो गुफ्तगू है उसमें बिलावल यानी कि चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को देने की बात जरूर हुई है। जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी देने की बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी चेयरमैन बन सकता है। उनसे तफसीली हमारी बात हुई थी और उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि पीपल्स पार्टी समेत कोई भी जमात हो, किसी का भी चेयरमैन बन सकता है। हमने बिलावल भुट्टो या किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया और ना ये कहा कि उनको चेयरमैनशिप दी जा रही है। ये उन्होंने इस बात की तरदीद भी की और कोई भी बन सकता है। यासिर नजर, ये सिर्फ अपोजिशन की जानिब बात हो रही थी या हुकूमती बेंचेस पर भी बात हो रही थी? जब फवाद चौधरी से तफसीली तौर पे हमने यही दरियाफ्त किया कि आप क्या बिलावल भुट्टो को या किसी एक स्पेसिफिक जो अपोजिशन की पार्टी है उनको इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देना चाहते हैं या बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की कोई बात नहीं। हमने ये कहा है कि जो भी बनेगा कोई भी किसी भी पार्टी का बन सकता है, उसमें चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो या किसी की पार्टी का भी हो, लेकिन उन्होंने क्लियर तौर पे ये नहीं कहा कि जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ला रहे हैं या नून लीग की तरफ से किसी को ऑफर की गई है। उन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी, चाहे वो हुकूमती हो, अपोजिशन की पार्टी हो, उन्होंने ये कहा कि अमूमी तौर पे हमने जिक्र किया हमारी तरफ से, लेकिन हमने किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया और ना ये कहा है कि अपोजिशन या हुकूमत का हो, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि बिलावल भुट्टो को इस तरह की कोई पेशकश नहीं की गई है। ठीक है, हुकूमत ने कह दिया है कि बिलावल भुट्टो की इस तरीके की पेशकश नहीं की गई है। तारिक चौधरी साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। 2008 से ये रिवायत डाली गई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डाली थी जब वो 2008 में इख्तिदार में आई थी कि अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। चौधरी निसार साहब को पहली दफा बनाया गया, फिर हमने देखा नून लीग की हुकूमत आई, खुर्शीद शाह साहब को बतौर अपोजिशन लीडर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अब की बार मसला है तो क्या है? देखिए, ये जो मसला है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, इसके साथ 2-3 कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। एक तो जो हुकूमत जो है उसने एक पोजीशन ले ली है और उसका ये कहना है कि वो शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं बनाना चाहते। वजह भी उन्होंने बयान की कि तो ये है कि उनके अपने दौर के, अगर उनके भाई साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके द्वार के कुछ ऑडिट पैराज या रिपोर्ट्स आएंगी तो शहबाज शरीफ उनको कैसे उनका ऑडिट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सिर्फ एक चेयरमैन नहीं होता, बल्कि तमाम जमातों की बड़ी नुमाइंदगी होती है और सब मिलकर फैसला करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि एक बंदा सो मोटो ले सकता है या एक बंदा जो है वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो इशू आप कह रहे हैं, इस बहस में पड़े बगैर कि हुकूमत ने इसकी ऑफर की थी या नहीं, ये जो अल्फाज यासिर बता रहे हैं, जो अल्फाज फवाद चौधरी साहब के हैं, उससे तो लगता है, जाहिर है कि हुकूमत ने ओपन हैंडेड छोड़ा हुआ था कि बिलावल भी हो सकते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को बिलावल भुट्टो ने, जो मेरी इतलात है, ये कहकर खत्म कर दिया है कि वो चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है। 2-3 वजूहात की बुनियाद पर। एक तो ये है कि वो समझते हैं कि इससे अपोजिशन तकसीम हो जाएगी, जो कि मुत्तहद होने की जानिब बढ़ रही है। फिर दूसरी बात यह है कि वो अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, नौजवान हैं और पहली दफा असेंबली में आए हैं। वो अगले आने वाले सालों में अपनी पार्टी को 2023 के इलेक्शन के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए वो अवाम में जाना चाहते हैं, पब्लिक में कैंपेन करना चाहते हैं, सूबों का दौरा करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसे किसी मामले में पड़ गए तो उनके पास इतना वक्त नहीं होगा
कि वो इस तरह की। चलिए ठीक है, कंट्रोवर्सी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खत्म कर दी है बकौल आपके कि आप तक यही इत्तलात पहुंच रही हैं, लेकिन बहरहाल बनना तो है ना किसी को, तो ये मसला सॉर्ट आउट कैसे होगा? उसी तरह में आ रहा था। इशू ये है कि जो कौमी असम्बली के कायदे-ओ-ज़ाबित हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई कौमी असम्बली कायम होती है और अपनी फंक्शनिंग शुरू करती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तमाम जो कमेटियां हैं, सिर्फ एक पब्लिक अकाउंट कमेटी तो नहीं होती, कुछ तकरीबन 40 के करीब कमेटियां हैं, जिसमें कश्मीर कमेटी भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, हाउस बिजनेस कमेटी है और बहुत सी तमाम 40,000 की एक कमेटियां बनती है। अब सिर्फ इस एक कमेटी के ना होने की वजह से और एक डेड लॉक की वजह से, क्योंकि अगर हुकूमत ने कोई पोजीशन ली है तो अपोजिशन ने भी पोजीशन ली हुई है कि अगर उसकी मर्जी का बंदा, अगर उसके कहने पर जो बंदा ना बना या शहबाज शरीफ साहब ना बने, तो ना सिर्फ ये है कि कमेटियों में शिरकत नहीं करेंगे बल्कि शायद वो कौमी असम्बली के इजलासों के बाइकाट तक भी जाएंगे। ये बातें हमने सुनी है और अपोजिशन ने कहा है। अब सिर्फ इस एक की वजह से बाकी जो 40 कमेटियां हैं उनकी तश्कील भी नहीं हो पा रही। आज कौमी असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर खुद खत्म हो गया गैर महीना मुद्दत के लिए। अब दो ही सूरतें हैं कि या तो कैलेंडर इजलास हो जब भी हो जो शेड्यूल के मुताबिक होना है, दूसरा ये है कि फिर रिक्वेजिशन करे अपोजिशन एक मरतबा फिर और फिर इजलास आए और फिर इजलास में ये मामला ज़ेर बहस हो। जो कि मैं बताता चलूँ कि कोटा ये होता है कि अगर 40 कमेटियां हैं तो उसमें 18 या 17 कमेटियां जो है वो हुकूमत के पास जाती हैं या उसके थाली जमातों के पास जाती है, यानी उनके चेयरमैनशिप मेंबर सब होते हैं। बाकी 15 जो है अगर अपोजिशन में तकसीम हो तो सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून है, उसके पास 8 या 9 जाएंगी, 4 या 5 पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी, 1 या 2 जो है वो JUI या जो बाकी जमातों की नुमाइंदगी है। तो ये मामला उस वक्त तक डेडलॉक का शिकार रहेगा जब तक ये मेन कमेटी जो है उसका फैसला नहीं हो सकता। अब जब तक फैसला नहीं होता, आप कह रहे हैं मामला डेडलॉक का शिकार रहेगा। अब से कुछ दिनों पहले मैं कमर ज़मान कायरा साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, चौधरी साहब, जिसमें वो कह रहे थे कि हुकूमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बना दे, लेकिन वो खाते या वो ऑडिट्स जो नून लीग के हवाले से हैं वो उन तक ना दें, एक सब कमेटी बना दी जाए, वो उन मामलात को देख ले और जो मौजूदा हुकूमत के जितने भी मामलात आए, ऑडिट आए, वो शहबाज शरीफ की कमेटी कर ले। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये तो फीजिबल हो सकता है। ये अच्छी तजवीज़ है। इससे पहले भी होता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो सिर्फ अकेली खुद काम नहीं करती, बल्कि बहुत सी उसकी सब कमेटीज होती हैं और उसके चेयरमैन भी बनाए जाते हैं। और अगर किसी खास कोई खास मौजू, को खास मुद्दा, को खास टॉपिक या खास एरिया जो है वो आ जाए उसके सामने, तो इससे पहले भी हमने देखा है कि वो अपने जो वाइस चेयरमैन है या सब चेयरमैन है या उसके जो कमेटी के चेयरमैन है उनके जरिए इस मामले को चलाया जा सकता है। रास्ते बहुत से हैं, तलाश किए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अपोजिशन के साथ बात की जाए और उससे कहा जाए कि वो अपनी शहबाज शरीफ साहब की जगह को मुतबादल बंदा दे दे, या फिर ये है कि हुकूमत जो है वो लचक का मुजाहरा करे, हुकूमत पीछे हट जाए, शहबाज शरीफ साहब को बता दे, चूंकि ये 2008 से अब तक ये रवायत बन चुकी है और जब कोई रवायत बन जाए तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और जब कोई रवायत तोड़ने लगे तो फिर ज़ाहिर उसकी बड़ी मुखालफत हुआ करती है। अगर 2008 के बाद तो निसार साहब बन सकते हैं, शीशा साहब बन सकते हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कुछ सब कमेटियां ऐसी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिनके सरबराह अपोजिशन के थे। तो मेरा ख्याल है कि रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। अगर रास्ता तलाश जाएगा तो कौमी, तो आप कह रहे हैं रास्ते तलाश किए जा सकते हैं, तो फिर चौधरी साहब खबर क्या है, अंदर की खबर क्या है, रास्ते तलाश क्यों नहीं किए जा रहे? देखिए उसमें तो फिर मैं यही कहूंगा कि हुकूमत ने जो एक पोजीशन ले ली है, इख्तियार कर ली है, अब उसके लिए पीछे हटना मुश्किल है। अब हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए जाहिर है अपोजिशन ने भी एक हाललाइन इख्तियार की है, क्योंकि जाहिर है अपोजिशन का तो काम है अपोजिशन करना। अगर उसको आप लचक, अगर उससे बात करेंगे, उसको एंगेज करेंगे, उससे अपनी बात बनवा लेंगे तो हम मामला कामयाबी की तरफ चलेगा। अभी देखें, अभी मैं मिसाल दूंगा कि अभी ये जो 2-3 रोज पहले धांधली की तहकीकात के लिए कमेटी बनी है, आखिर वो भी तो बन गई है ना। उसका सरबराह जो है परवेज खटक साहब बने हैं, उसको अपोजिशन की तरफ से प्रपोज किया गया चेयरमैन जो फॉर्मली बनाना था। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत अपोजिशन को एंगेज करे, उनसे डायलॉग करे, उनसे बात करे और बात करने के बाद जो है वो रास्ता तलाश करे। तो मेरा नहीं, आपने डायलॉग की बात बड़ी अच्छी की, आपकी तरफ एक बार फिर आऊंगा। जरा यासिन नजर आप बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे थे फवाद चौधरी साहब ने बात की मीडिया से और कहा कि ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा, आप कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है, हुकूमती पार्टी का भी बन सकता है, ऑपोजिशन का भी बन सकता है। तो कोई इस सिलसिले में हुकूमत कोशिश कर रही है, इक़दाम कर रही है ताकि मसले का हल निकाला जा सके? आखिर कब तक चेयरमैनशिप जो है वो ऐसी खाली पड़ी रहेगी? जी देखें, अगर देखा जाए तो हुकूमत चाह रही है कि हुकूमती पार्टी जो है इनका जो चेयरमैन है वो लाया जाए। उनके फवाद चौधरी के अल्फाज यही थे कि पीपल्स, उनकी जो अपनी पार्टी है, हुकूमती पार्टी है, इनका हक है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है या जो ऑडिट करे वो उनका हो। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि
जब इनकी हुकूमत है आगे चल के जब भी, तो उसमें अपोजिशन जो है अपना चेयरमैन ले आए। अभी इससे वाजे हो रहा है कि जो फवाद चौधरी ये हुकूमत चाह रही है कि इनका चेयरमैनशिप जो इनको मिले, लेकिन फिलहाल जो दोनों अपोजिशन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन का कोई बंदा हो जो चेयरमैन हो। लेकिन आज फवाद चौधरी ने ये वाजे किया है कि जो चेयरमैन हो वो हुकूमत से हो, हुकूमती पार्टी से हो, और खास तौर पे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अभी जो ऑडिट करना है वो साबका हुकूमत के 5 साल जो मंसूबे हैं इनका करना है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम लेके कहा कि जो नवाज शरीफ के जो मंसूबे हैं ऑडिट करेंगे तो इनका करेंगे। तो उस वक्त ये हक कब बनता है कि इनकी जो मौजूदा इक़्तिदार में हुकूमत है इनका हक। ठीक है, आपने ये बड़ी अहम बात रेस की है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो भी होगा वो हुकूमती रुकनी होगा। तो चौधरी साहब, अब जब इस तरीके से वफाकी हुकूमत सोच रखती है तो आने वाले दिनों में मसला तो हल होता दिखाई नहीं देता। और यासर ने यकीनन बात दुरुस्त की है। यासर असेंबली कवर करते हैं, लोगों से मिलते भी है। अगर उनकी ये ऑब्जर्वेशन है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि हुकूमत खुद चाहती है खुद अपना ही चेयरमैन हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये मामला लटका रहेगा और डेडलॉक का शिकार ही रहेगा। और शायद मैं ये कह सकता हूँ फिर कि शायद ये जल्द हम ना देखें नए चेयरमैन की तकरीरी। एक बात जो है और मुझे जो बिल्कुल समझ नहीं आती, काफी सालों से इस असेंबली में हम जाते भी हैं, कवर भी करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटीज जो है उसको देखते भी हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटीज जो है वो मुख्तलिफ वजारतों के जो ऑडिट दाराज आते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उन पर गौर करती है। वो कोई उस तरह से नहीं होता कि उन्होंने कोई केस पकड़ लिया और केस पकड़ के उसकी तहकीकात शुरू कर दी है और तहकीकात के नतीजे में किसी को सजा दे दी है। ये बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ वजारतों की फंक्शनिंग होती है और मुख्तलिफ वजारतों के जो मनसूबे हैं, वजारतों के काम हैं, तकरीरें हैं, अखराजात हैं, उसके बारे में जो ऑडिट पैराज आते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी रिपोर्ट की शक्ल में उनको एग्जामिन करती है। और उनको एग्जामिन करने के बाद ये बताती है कि कौन सी ऑडिट पैरा, कौन सा जो काम है वो कानून ज़ाब्त के खिलाफ हुआ है, कोई तकरीर हुई है, किसी को पैसे जारी हुए हैं। इसका स्कोप उस तरह का नहीं होता जिस तरह का नैब का है या किसी और अदारे का है। फिर ये भी है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है रिकमेंडेशन देती है, वो रिकमेंडेशन देती है मतलब फर्ज करने के वापदा के हवाले से कोई उनके पास ऑडिट रिपोर्ट है तो वो उसको रिकमेंड करती है वापदा को कि अगर फलां तकरीर गलत हुई है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मुझे खातिर रखा गया, किसी को पेमेंट फालतू कर दी गई तो उससे वापस ले या उसको एडजस्ट करे या उसका कोई तरीकाकार इख्तियार करे। तो वो कुछ सलाहें देने का इख्तियार नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अगर अपना चेयरमैन लाना चाहती है तो ये कोई बहुत कोई स्मार्ट मूव नहीं है। फायदे की बात नहीं होगी पीटीआई के लिए अगर वो अपना चेयरमैन लेकर भी आ जाती है। अब जरा ये बताइएगा, अच्छा चौधरी साहब, अब जरा ये बताइएगा अंदरूनी खाना पीपल्स पार्टी की क्या सोच है या दीगर अपोजिशन पार्टीज की क्या सोच है? वो लोग यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, या बज़ाहिर तो वो शहबाज शरीफ की हिमायत कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी खाना कुछ और सोच पाई जाती हो? देखिए, मैं एक बात तो कह सकता हूँ, बाकी मामला को मुझे नहीं पता कि अपोजिशन के दरमियान कोई इत्तेहाद हो पाता या नहीं हो पाता, लेकिन जो अपोजिशन का जो कौमी असम्बली का महाज है उसके मामले में अपोजिशन और पीपल्स पार्टी में खास तौर पर ये ख्वाहिश पाई जाती है कि उनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो। और उनकी ये भी ख्वाहिश डेफिनेटली होगी कि इसका ये उहदा जो है वो अपोजिशन के पास ही रहे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी में ये सोच हो कि अगर मामला किसी डेडलॉक की तरफ जाता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की बजाय जिस तरह पहले नाम आया था या सादिक साहब का या ख्वाजा आसिफ साहब का और मलिक साहब का, ये सब लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में पब्लिक अकाउंट कमेटी में बड़ा सरगर्म किरदार अदा कर चुके हैं। इस तरह की सोच तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है चेयरमैन सिर्फ एक चेयरमैन के उहदे के लिए वो अपोजिशन में दरार डालेगी। मैंने जैसे अर्ज किया कि मेरी तलाश ये है कि बिलावल साहब यही कहते हैं कि वो एक उहदे की वजह से अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको कुर्बान नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इस मामले पर लबकुशाई ज्यादातर हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी करते हैं और जैसे कि अमूमी तौर पर तासुर यही है कि फवाद चौधरी जरा हार्ड लाइन लेते हैं अपोजिशन के हवाले से और शोला बयान भी बहुत हैं। तो वजह क्या है, हुकूमत के दूसरे जो ओहदेदारान हैं वो इस सिलसिले में क्यों नहीं आगे आते बोलते हैं? नहीं, एक तो ये ज़ाहिर रूटीन की बात है कि जो वज़ीर इत्तलात होते हैं वो हुकूमत वक्त के स्पोक्समैन भी, चीफ स्पोक्समैन होते हैं, उन्होंने हर मौजूद पर बात करनी होती है। वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते भी हैं, मिलते भी हैं, करीब भी होते हैं। उनको सोच का पता होता है, उनको पार्टी की तरजीहात का पता होता है, उनको ये पता होता है कि मीडिया में कौन सी बात जो है उसको उजागर करना है, कौन सी बात को डाउन प्ले करना है। तो अगर वो ये बात फवाद चौधरी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है वज़ीर इत्तलात के तौर पर। जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं पीटीआई के लोगों से कि यही उनकी राय है, जो जाहिर है ये पार्टी पॉलिसी है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पार्टी के चेयरमैन की पॉलिसी है
और अभी आपने देखा होगा कि 2-3 इजलास हुए हैं गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट्री पार्टी के, पीटीआई के, उसमें भी हमारे पास, और यासिर ने भी रिपोर्ट किया होगा, हमारे पास यही इतलात आई थी। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि ये जो शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैनशिप देनी है, उनकी पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। तो ये ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी है जिसको फवाद चौधरी जो है बार बार उसको उजागर करते हैं। ठीक है, अच्छा यासिर जरा आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा पार्लिमानी राहदारियों में क्या सोच पाई जा रही है, क्या इस वक्त सरगोशियां हो रही हैं, ये मसला हल हो पाएगा आने वाले दिनों में या इसी तरह लटका रहेगा? जी सूरत हाल देखें तो देखा तो जा रहा है कि जिस तरह हुकूमती पार्टी है ये चाह रही है कि जो चेयरमैनशिप है इनके पास रहे, और एक चीज वाजे उन्होंने कर दी है, जो उनके अकाबरीन है उनकी तरफ से ये कह दिया गया है, और हम अक्सर सुन भी रहे हैं कई दिनों से कि नून लीग का चेयरमैनशिप जो है या जो उनका चेयरमैन है वो किसी भी सूरत कबूल नहीं होगा। और आज तो फवाद चौधरी ने ये भी वाजे किया है कि ऑडिट जो करना है वो 5 साल का करना है, खास तौर पे क्योंकि ऑडिट से जितने भी पैराज हैं पुराने वो भी सेटल करने होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। लेकिन आज फवाद चौधरी ने जो कहा है कि 5 साल के जो नून लीग की हुकूमत का ऑडिट करना है तो उनका चेयरमैन हम कैसे लगा सकते हैं। एक चीज इससे वाज़ेह हो जाता है कि नून लीग का चेयरमैन जो है वो किसी सूरत हुकूमत को कबूल नहीं है। इसके अलावा अब ऑप्शन यही रह सकता है कि जो क्योंकि बिलावल भुट्टो का भी उन्होंने नाम नहीं लिया और कहा कि कोई भी बन सकता है, कोई बनने से मुराद हुकूमत चाह रही है कि कोई भी उनका एहतादी या जो भी जमात तो उसमें से किसी को आगे लाया जा सके। तो किसी को पेशकश की है हुकूमत ने अब तक? तो यासिर किसी को पेशकश की अभी तक? जी यासिर। जी चौधरी साहब जिस तरह बात कर रहे थे, देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना जो फंक्शन है, जिस तरह ऑडिट पैराज होते हैं उनको सेटल करना होता है या जो भी चीजें होती हैं उसमें सारे मेंबरान मौजूद होते हैं। चेयरमैन ने कोई अकेले फैसला किसी भी चीज का नहीं करना होता, बल्कि जो बिल्कुल यासिर चेयरमैन ने अकेले फैसला नहीं करना होता, सबने मिलकर ही फैसला करना होता है। लेकिन अब ये बताइएगा आप तक क्या इतलात हैं, पेशकश की है अभी तक? जैसे कि बिलावल वाली बात तो हुकूमत नहीं मान रही कि हमने बिलावल भुट्टो सरदारी को पेशकश की है, आपने जैसे कि कहा कि फवाद चौधरी कह रहे हैं हमने तो कहा है कि कोई भी बन जाए, तो अभी तक किसी को पेशकश की गई? जी अभी तक ये बात भी हमने डिस्कस की थी, जो हुकूमत के बड़े हैं उनसे हमारी कल भी यही बात हुई थी, आज भी यही बात हुई है। उन्होंने ये वाजे किया है कि अपोजिशन में से किसी को अभी तक हमने ये नहीं कहा कि अपोजिशन का कोई बंदा जो है वो चेयरमैनशिप ले ले या उनको चेयरमैनशिप दे दी जाए। तो इससे लग यही रहा है कि हुकूमत चाह रही है कि जो चेयरमैनशिप है इनके पास रहे। अब ऑप्शन यही हो सकता है कि जो हुकूमत के एहतादी हैं उनको अगर अपोजिशन मान जाती है या चलें होप फॉर द बेस्ट कि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। बहरहाल अब तक जो है वो हुकूमत इस बात पर अड़ी हुई है कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बनेंगे, जबकि नून लीग का कहना यह है कि अगर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनेगा शहबाज शरीफ ही होंगे। तारिक चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और यासिर नजर आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिसने आज अपने बानी रहनुमा फारूक सत्तार को निकाल बाहर किया है और तंजीम की बुनियादी रुकनियत उनकी खत्म कर दी है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 5 फरवरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन वाकयात के बाद फिर कभी मुत्तहिद ना हो सकी। क़यादत का बुहरान बढ़ता ही चला जा रहा है। पार्टी की सरबराही पहले फारूक सत्तार के हाथ में आई थी, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पतंग की डोर थामी। मामला अदालत तक जा पहुंचा, जहां से जीत खालिद मकबूल सिद्दीकी के हिस्से में आई। इलेक्शन में तकसीम दर तकसीम और हार के खौफ ने MQM की दूरियों को कुछ तो कम किया, लेकिन दिल साफ ना हो सके और इलेक्शन होते ही फिर एक दूसरे पर उंगलियां उठने लगी। फारूक सत्तार ने नजरियाती गुट बनाने का ऐलान किया और आखिरकार आज MQM राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फारूक सत्तार ने भी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है, जिसका वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे और इसकी तैयारियां भी जोरों शोर के साथ जारी हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और फारूक सत्तार आइंदा का क्या लाहेअमल रखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद की तरफ चलेंगे, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफत। ये बताइएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी मुत्तहिद हो पाएगी या नहीं, आज जो कुछ हुआ है? देखिए लगता तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सूरत हाल सामने आई है, इसमें अब लगता नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर खड़ी हो पाएगी, क्योंकि इतने धड़े बन चुके हैं, एक बदएतमादी इतनी बढ़ चुकी है आपस में एक दूसरे के साथ कि अब यकजा होना या किसी पर एक भरोसा करना बहुत मुश्किल नजर आता है। और आने वाले दिनों में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार जो है
कोई ऐसी सियासी जमात भी बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने पीएसपी का हशर देख ही लिया है। पीएसपी इब्तिदा में ऐसा तासर मिलता था कि पीएसपी जो है भरपूर तरीके से उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी करेगी, वो जगह मिलेगी एमक्यूएम की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ना डॉक्टर फारूक सत्तार ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी माजी में भी कई मरतबा कहा है कि इस शहर की डायनामिक इस तरह की है कि इसमें 35 साल बाद एक तब्दीली आती है और वो तब्दीली आ चुकी है। अब इस शहर का मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया है। वो किसी भी तरीके से किया वो एक अलग सवाल है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है आने वाले दिनों में लगता ये है कि अब बल्दियाती इदारों के अगर इंतखाबात होंगे तो शायद एमक्यूएम को अब इतनी जगह भी ना मिल पाए जो इस वक्त। तो फिर रफत अब फारूक सत्तार क्या करेंगे? आया अलग पार्टी बनाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, खामोशी से घर बैठ जाएंगे? आप क्या समझते हैं? देखिए, तवज्जो सियासत में इस कदर गहरे तरीके से आ चुके हैं कि मेरे ख्याल में उनका अब पुराने माजी वाली चीजों से दूर रहना बहुत मुश्किल नजर आता है। और हर सियासी जमात का जो रहनुमा है जब वो उससे अलहदा होता है तो यही तसव्वुर करता है कि जितने लोग हैं वो सब उसके साथ हैं, लेकिन जो पीछे मुड़ कर देखता है तो कोई नजर नहीं आता। यही कुछ डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। फारूक सत्तार अगर कुव्वत फैसला उनकी मजबूत होती तो मेरे ख्याल में यह दिन देखना ना पड़ते। कुछ गलतियां डॉक्टर फारूक सत्तार की भी हैं और कुछ जो है जो इस वक्त मौजूदा एमक्यूएम उसके रहनुमाओं की तरफ से भी उनको कबूल नहीं किया गया। और कामरान टसूरी वाला मामला, बहुत सारे मामला हैं। फिर बेएतमादी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सब एक दूसरे पे शक करते हैं। अच्छा। डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान पे शक की बात की, ये बताइएगा फारूक सत्तार का भले से छोटा ही धड़ा हो, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में कुछ लोग तो उनके भी हामी हैं। तो अब जब फारूक सत्तार को अलहदा कर दिया गया है तो उस धड़े का क्या होगा फिर? देखिए, वो धड़ा काम तो करता रहेगा और ये सब लोग काम करते रहेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक पार्टी बनना बहुत मुश्किल नजर आता है। सब एक इसका यकजा होना बहुत मुश्किल नजर आता है। एक दूसरे से जब चोरी छुपे मिलते भी हैं लेकिन फिर एक दूसरे पे शक भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में शक की एक ऐसी बुनियाद पड़ चुकी है जो अब मौजूदा एमक्यूएम के रहनुमाओं को वो यकजा नहीं कर सकती और उसका उसी चीज का शाखसाना नजर आ रहा है। और ये बीज बोया हुआ है जो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन जब जिनके पास पूरी कमांड होती थी पार्टी की, तो माजी में भी यही देखा गया। आपने देखा कि लोगों की पिटाई तक हुई 9-0 पर, लोगों को मारा गया। ये सारा सिलसिला वही चलता हुआ आ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि मकाफात अमल भी है। आप कह रहे हैं मकाफात अमल। जरा शॉर्टली अब ये भी बता दीजिएगा, आपको क्या लगता है ये आखिरी भाई हैं जिनकी विकेट गिरी है या आने वाले दिनों में ऐसा मजीद होगा? देखिए, कोई अलहदा हो या कोई दाखिल हो या कोई ग्रुप बनाए, मेरे ख्याल में अब वो एमक्यूएम कभी नहीं बन पाएगी, उस तरह से यकजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि क़यादत का फुकदान है और किसी के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है जो मौजूदा लोग नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफत सईद आपका। फैजान जलीस की तरफ चलेंगे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रास्त फैजान, आप बताइएगा, फारूक सत्तार साहब यकीनन मुशावरत कर रहे होंगे, अपना आइंदा का लाहेअमल क्या होगा इस पर तफसीली गौर गौस भी हो रहा होगा। कोई फैसला सामने आ सका अब तक? जी आबिद, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूं और फारूक सत्तार की रिहाइशगाह में इस वक्त जो है वो एक अहम इजलास जारी है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर फारूक सत्तार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अपने आइंदा के लाहे अमल और राब्ता कमेटी की जानिब से बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने के बाद जो फारूक सत्तार का लाहे अमल होगा उस हवाले से बाकायदा तौर पर एक ब्रीफली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राब्ता कमेटी की जानिब से जो है वो आज फैसला सामने आया जिसमें फारूक सत्तार को उनकी जमात से जो है वो उनकी बुनियादी जो रुकनीत थी उससे भी जो है वो मुअत्तल बिल्कुल किया गया, उससे भी खारिज किया गया। इससे कबल राब्ता कमेटी का मजीद ये कहना है कि फारूक सत्तार को पार्टी के नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर मुतादिद बार जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, जिसका जवाब जो है वो मौसूल होना था फारूक सत्तार की जानिब से, लेकिन नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के शो कॉज के किसी भी नोटिस का फारूक सत्तार की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद आज जो है वो बहादुराबाद में राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो है वो इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया इत्तेफाक राय से कि फारूक सत्तार की जो बुनियादी रुकनीत है पार्टी से वो भी खारिज की जाए। अब जो है वो कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आइंदा का क्या लाहेअमल होगा वो सामने आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें आइंदा का लाहेअमल जो है वो वाज़ेह किया जाएगा। ये बताइएगा, मुशावरत की किससे है फारूक सत्तार ने? पार्टी के रहनुमा हैं उनसे की है, कारकुनों से की है, घर वालों से की है, किन से मुशावरत की है?
अभी फारूक सत्तार की अगर मुशावरत के हवाले से बात की जाए तो सलमान मुजाहिद बलोच जो कि बाजी में भी जो है वो फारूक सत्तार के हामी दिखाई दिए गए हैं, वो भी फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर मौजूद है। एमपीए जमाल अहमद वो भी फारूक सत्तार के साथ जो है वो मौजूद है। इन तमाम तर के दरमियान जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है। तमाम तर ये सूरत हाल 22 तारीख के बाद से जो है वो जो गुरोह में और तकसीम दर तकसीम का जो शिकार एमक्यूएम में दिखाई दी, और गुज़िश्ता कुछ माह कबल भी जब ये देखा गया कि एमक्यूएम बहादराबाद और पीआईबी 2 गुरोह में तकसीम हुई थी, तो बहादराबाद से जो है वो वक्त बाकायदा तौर पर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर मुतालिद बार आयता मनाने की कोशिश की थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद फारूक सत्तार की जानिब से नरमी का मुजाहरा करते हुए जो है वो दोबारा बहादराबाद मरकज को फारूक सत्तार ने ज्वाइन किया। आपने 5 फरवरी का जिक्र किया, यकीनन हमने कुछ वो लम्हात भी देखे थे, कारकुनों ने जो है वो मनाने की भी कोशिश की थी, रूठना मनाना मुसलसल जारी और सारी था, फिर कुछ राब्ता कमेटी के अरकान भी आए थे। अभी ये बताइएगा, राब्ता कमेटी के अरकान तो नहीं आए, उन्होंने तो निकाल बाहर किया है फारूक सत्तार को, लेकिन कारकुनान की जानिब से कुछ ऐसा देखने में आया है कि रूठना हो मनाना हो? आबिद बिल्कुल, जब गुज़िश्ता माह की जो बात की गई, 5 फरवरी की बात की गई, जब बर्फ दोनों तरफ जो है वो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी, तो कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद होती थी। जब बहादराबाद से वक्त यहाँ पर आया करता था और यहाँ पर जो है वो फारूक सत्तार को मनाने की कोशिश करता था, लेकिन आज जब राब्ता कमेटी का हतमी फैसला सामने आया है तो उसके बाद कोई भी कोई ऐसी खास कारकुनान की तादाद यहाँ पर नहीं देखी जा रही थी। फारूक सत्तार की रिहाइशगाह में जो है वो इस वक्त सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही जो 5 फरवरी को मिली थी। इस वक्त अली रजा अब्दी एमक्यूएम के रहनुमा, कहा जाए कि आजकल नाराज रहनुमा है तो गलत ना होगा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा अब्दी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा, ये जो कुछ पार्टी में चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? अफसोसनाक है, खासतौर पे जब 5 फरवरी को एक ऐसा इवेंट हुआ था और उसके बाद हमने बाकायदगी से कोशिशें करके दोनों को एक जगह पे लाए थे, और इलेक्शन से पहले फारूक सत्तार भाई और बाकी जितने भी पीआईबी का जो कैंप था इनका वो बंद करके बहादराबाद गए थे, इसी सोच के साथ कि एक जगह पे सारे कामयाबी से काम करेंगे और अपनी तहरीक में जो इससे ज्यादा जो वाबस्तगी रही है उसका हक अदा करते हुए जो कारकुनान ने शहादत दी, जो इससे पहले मुश्किलात और मुसीबतें उठाई और जिस ऑपरेशन से गुजरी तहरीक, उसके बाद एक जगह पर हो गए थे। लेकिन जब फारूक सत्तार भाई वापस गए तो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिसमें से नजर आ रहा था कि शायद फारूक सत्तार के साथ जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों से एक तरह से बदला लिया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी जो कैंपेन है उसमें साथ नहीं दिया जा रहा। इसी के बाद फिर जब इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद भी जो रवैया रहा और एटीट्यूड रहा फारूक सत्तार भाई के साथ, खास तौर पर जो राब्ता कमेटी का, उसमें भी रिजर्वेशन और वो वक्तन डिस्कस भी की गई, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस बढ़ते गए। और फिर आखिरकार फारूक सत्तार भाई ने जब राब्ता कमेटी से रिजाइन किया तो उस वक्त राब्ता कमेटी की जिम्मेदारी थी कि इनके साथ बैठते, बात करते, जो कि बेशक की होगी इन्होंने, लेकिन जो उनकी रिजर्वेशन थी उनको एड्रेस करना चाहिए था, जो कि नहीं हुई, जिसकी अब ये नौबत आ गई कि एक सीनियर रहनुमा जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ पहले दिन से अटैच्ड रहे हैं और बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, उनको इस तरीके से तजलील करके उनको पार्टी से बुनियादी रुकनियत से खारिज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे फारूक सत्तार भाई को तो नुकसान नहीं हुआ, इससे राब्ता कमेटी को जरूर नुकसान होगा। आप ये कह रहे हैं कि इससे फारूक सत्तार को कम नुकसान होगा, राब्ता कमेटी को ज्यादा नुकसान होगा। ये बताइएगा, एक परसेप्शन है खासतौर पर आज के फैसले के बाद कि एमक्यूएम का शिराजा बहुत तेजी के साथ बिखर रहा है, सेकंड करेंगे आप ये बात? जाहिर है नजर तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डिजास्टर में से अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। इस सिचुएशन में जब फारूक सत्तार भाई अब आए हैं तो अब वो क्या फैसला करते हैं वो आगे देखने का है। वो जरा जाहिर है सलाह मशवरा करेंगे। मैंने पार्टी से कोई 31 अगस्त को रिजाइन कर दिया था, मेरा पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं लेकिन जाहिर है तहरीक से वाबस्तगी रही है, तो दिल में भी धड़कती है, तकलीफ भी होती है, परेशानी भी होती है देखते हुए कि जब इस तरह से गुजर रही होती है। और मैं अपनी पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि ये तहरीक कायम और दायम रहे और मजबूत रहे। और अब इसके बाद से जो फारूक सत्तार भाई स्टेप्स लेते हैं उसमें मैं जो बेहतर समझता हूं कि उसके हिसाब। अच्छा, ये भी बताइएगा अली रजा साहब, एक परसेप्शन ये भी है कि अब जिस तरीके से कराची का मैंडेट पीटीआई की जानिब मुंतकिल हो गया है,
अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है, एक तो अंदरूनी इंतशार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, ऊपर से फिर ये जो सूरत हाल कराची में डेवलप हुई है कि पीटीआई का वोट बैंक बड़ा है, तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक बार फिर कराची का मैंडेट हासिल कर पाएगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहूंगा कि देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैंडेट अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। पीटीआई को 10 लाख वोट मिले और 14 सीटें ले ली उन्होंने। लेकिन आप ये देखें ना, एक पीएसपी, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, एक एमक्यूएम हकीकी, एक एमक्यूएम लंदन, अब फारूक सत्तार अगर अलग धड़ा बना लेंगे तो वोट बैंक तो कटता रहेगा ना। बेशक कटेगा, लेकिन फारूक सत्तार भाई की जहां तक मेरी नजर में जो सोच है वो यही है कि यही कौमी मूवमेंट जो है इसी को उन्होंने रिवाइव करना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इस तरफ लेके जाना है, और जो उनकी नजर में लोगों के ने जो कब्जा किया हुआ है उनसे वो कब्जा छुड़वाना है, जो कि जिसका एक अलग तरीका है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए। मैं नहीं समझता कि फारूक सत्तार भाई कोई और ग्रुप बना के सामने आएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में ही अपने अभी तो बेशक उनको बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया, लेकिन इसको वो चैलेंज कर सकते हैं, और उस चैलेंज के साथ साथ इस पे आगे काफी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसमें कोर्ट्स में भी जाया जा सकता है, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा अब्दी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इससे पहले मौजूद थे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस जो हमें पीआईबी से रिपोर्ट कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद भी हमारे साथ मौजूद थे इसी मौजू पर, उनका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे करप्शन से पाक पाकिस्तान की, क्योंकि यह है नैब का मिशन, और नैब ने जो अभी हालिया कार्रवाई की है इस पर ही ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और उस पर तजिया भी हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। करप्शन से पाक पाकिस्तान नैब का मिशन है, और इसी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नैब के एक्शंस जारी हैं। आज भी लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी कार्रवाई की गई और एक साबिक सरकारी अफसर के घर पर छापा मारा गया, जहां से 30 करोड़ से जायद की रकम बरामद हुई। और जराये का कहना है कि ख्वाजा वसीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ग्रेड 16 के मुलाजिम हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलजिम से 10 करोड़ रुपए कैश, 17 करोड़ के प्राइस बॉन्ड्स और 3 करोड़ मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। अब मुलजिम के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। गजनफर बताइएगा, ग्रेड 16 का मुलाजिम, जितनी तनख्वाह होती है मेरे ख्याल में पूरी करियर के दौरान भी 30 करोड़ या इससे ज्यादा वो जमा नहीं कर पाता होगा, यकमुश्त निकला है इनके घर से, कहां से आया पैसा? पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी इस घर से बरामद हुई है जहां पे मैं मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन पहले आपको ये दिखाता चले कि ये वो कोठी है जहां से ये घर जो रकम जो है वो बरामद हुई है। इस कोठी का जो है स्ट्रक्चर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमाउंट जो रिकवर्ड हुई है ये बहुत कम होगी। इनके पास काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी ज़मीनें भी होंगी, क्योंकि नैब ज़राए के तकरीबन 17 करोड़ जो है वो पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड जो है वो रिकवर्ड हुए, जबकि 3 करोड़ गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। ज़राए के मुताबिक अगर बात की जाए तो ख्वाजा वसीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, और दूसरी जानिब जो उनके भाई ख्वाजा शहजाद हैं उनको भी नैब ज़राए के मुताबिक शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई इसी मकान में रहते थे। कुल ये 3 भाई हैं, तीसरा जो भाई है वो इस मकान में नहीं रहता था, ताहम जो इस मकान में रिहाइश पजीर थे उनसे इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि आमदन से ज़ायद असासाजात किस तरह बनाए गए। तो ये मालो असबाब जो भी निकला है ये किसका अभी तक साबित हुआ है? ख्वाजा वसीम साहब का है या उनके भाई का है? जी बिल्कुल, ख्वाजा वसीम साहब का ये जो रकम थी उनकी ये उनकी ही है और उनकी बरामद हुई है उन्हीं के घर से। जो ख्वाजा शहजाद हैं उनको इसलिए सामने तफ्तीश किया जा रहा है क्योंकि वो भी इस घर में रहते थे। तमाम ज़राए के मुताबिक जो हमें अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, ये रकम घर में क्यों रखी गई थी, इसको कहीं बैरून मुल्क कोई लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तमाम सख्ती के बाइस और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके बाइस इस तमाम पैसे को घर में रखा गया था। अच्छा, ये भी बताइएगा ग्रेड 16 का बीपीएस क्या होता है? अमूमी तौर पर जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से अगर पूरी जिंदगी, पूरी करियर के दौरान भी अगर बंदा अपनी पूरी तनख्वाह जोड़ता रहे तो भी 30 करोड़ नहीं बनती है। आप बताइएगा माहाना कितनी तनख्वाह होती होगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ग्रेड 16 के ऑफिसर की तनख्वाह मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 50 से 70 हज़ार से के दरमियान ही है। अगर उनका इंक्रीमेंट जो है दीगर अलाउंसेस लगाए जाएँ के करीब उसकी अमाउंट बनती है। इस अमाउंट से जो माहाना अगर तनख्वाह ली जाती है तो उतनी आमदन बनाना मेरे ख्याल 2 जिंदगियों में होगा, ये एक ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं है। चलें, अब खैर इन्होंने तो एक ज़िंदगी में ही पॉसिबल कर लिया, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा माल हो सकता है। अब ज़रा ये बताइएगा, नैब ने अब तक क्या बताया है, कहाँ से ये दौलत आई, कुछ अब तक पता लग पाया है?
जी बिल्कुल, नैब ज़ाहिर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल जो है एतराफ़ भी किया और उन्होंने कहा कि ये जो मकान H1 है ये बिल्कुल EMA की बिल्कुल कॉर्नर का मेन मकान है, जो सबसे EME सोसाइटी का महंगा मकान है। यहाँ से रकम बरामद हुई और इसके अलावा जो पिछला एक प्लॉट भी है वो भी इन्हीं के नाम जो है वो बताया जा रहा है। तमाम इसका मतलब है कि खाली ये मकान नहीं और भी जायदादें जो हैं उन्होंने बना रखी हैं। ये तो सिर्फ वो अमाउंट थी जो इस घर से बरामद हुई। गज़नफर, आया कहाँ से, कुछ इस सिलसिले में पता लग पाया है? कोई बिजनेस था निजी इनका, क्या था? जी अभी तक इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ जो है वो नैब ने कर दिया है। तो हम जिस तरह ही थोड़ा वक्त गुजरता जाएगा तो मज़ीद तहकीकात जो है वो सामने आएंगी कि ये पैसा कहाँ कहाँ से लाया गया था, आया कि कोई बिज़नेस भी था या नहीं था, या ये सिर्फ जो है वो ब्लैक मनी थी। ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये कुछ देर बाद वाज़िया हो जाएगी। तो अब ये बताइएगा, जो दीगर इस वक्त काम कर रहे हैं, इस मुलाजिम हैं सरकारी इदारे के, यकीनन खलबली तो मच गई होगी? जी बिल्कुल, नैब पहले ही एक्टिव हो चुकी है और आज सुबह से नैब की खबरें जो हैं वो बिल्कुल सरेदस्त हैं। ताहम नैब की ये कार्रवाई भी जो है सामने आते ही जो है मीडिया पर शुरू हो गई और ताहम उस हवाले से इंक्वायरीज भी, पहले तो इसका नाम जो है सिगे राज रखा गया था कि हम उस मुलाजिम का जो है नाम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद उसका नाम भी सामने आ गया और बहुत जल्द करतूत भी सामने आ जाएंगे। गज़नफर खान, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में हमने आज 3 की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। फिल वक्त इतना ही। HPL फ्रीडम अकाउंट पाकिस्तान में किसी भी बैंक के ATM से कैश निकलवाना, इंटरसिटी चेक क्लियरिंग, हर ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट और इनके अलावा HPL की दीगर कई बैंकिंग सहूलतें अनलिमिटेड फ्री। बिजनेस को बिजनेस बनाएं, मुश्किल नहीं। HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HPL। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल सजा से किस तरह बच जाते हैं? सर पैसे मांग रहा करने की। सजा से बचाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुलव्विस होने के इंकिशाफात। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का पर्दाफाश। पैसे निकाले, पैसे आपने बोला 50,000 का नोट दो, पहला मैं केस हल्का कर दूंगा। सर ये तो करते रहते हैं, पुलिस का काम है। स्ट्रीट क्रिमिनल से रिश्वत लेने वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ टारगेट। पूरी वीडियो देखी है जी सर। तो अभी इसको रिवर्स सस्पेंड एंट्री चला दो। देखिए प्रोग्राम टारगेट हर इतवार शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यानी पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत है। तीसरे साल में हम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगे, उसके बाद आपको बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ की जिस तरह का कन्फ्रंटेशनल सियासत है वो इसको काफी दूर तक ले जा सकती है। नैब की इस अदालत में मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ये साबित होगा जब चीजें प्रूव होंगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से कम करप्ट नहीं है। जो हुकूमतें होती हैं या सियासी पार्टियां होती हैं, उनके रवैये जंगी नहीं हुआ करते। हमारी हुकूमत के अंदर नैब को साबित करना पड़ेगा कि इट इज नॉट पार्शियल। पीटीआई ने तो बहुत सख्त स्टांस लिया है कि जरदारी साहब के साथ बात नहीं हो सकती। इसलिए हम भी कहते हैं कि इमरान से बात नहीं हो सकती। देखिए प्रोग्राम फैसला आपका, पीर से जुमेरात रात 8 बजे। ब्रॉट टू यू बाय भरोसे के 50 साल एंग्रो फर्टिलाइजर। तो फिर क्यों ना हो 100 रुपए कम। वाह, महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। वाह क्या बात है। बोनस की तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HPL। कैडबरी डेयरी मिल्क बबली, बबल से भरी, अब नए पैक में। Pakistan's #1 data network is on 4G, the F-16 of Pakistan. एक दलाई में तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? छोटे बेबीज के लिए नए पैम्पर्स पैंट्स दस्तयाब हैं साइज 2 में। और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स सिर्फ 14 दिनों में, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग
is beautiful. Pantene. क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ जो चले 5 शेव तक, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन के साथ 60 सेकंड में आराम, क्लिनिकली साबित शुदा। स्याह घने बाल, काला कोला, आंवला का कमाल। हाँ, मेहनत में है ना। कैडबरी पर्क खाओ, मस्ती फैलाओ। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। In association with RJ नया उर्दू बाजार, an initiative of ANI Group of Companies. ज्यादा फ्लेवर शेवर। टेढ़ा है पर मेरा है। अब डबल द जॉय नई कैडबरी डेयरी मिल्क ओरियो के साथ सिर्फ 75 रुपए में। हाँ, मेहनत में है ना। कैडबरी पर्क खाओ, मस्ती फैलाओ। Honorary Dex. Live beyond limits. आप फौरन दराज ऐप डाउनलोड करें। इस घर से बरामद हुई है जहां पे मैं मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन पहले आपको ये दिखाता चले कि ये वो कोठी है जहां से ये घर जो रकम जो है वो बरामद हुई है। इस कोठी का जो है स्ट्रक्चर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमाउंट जो रिकवर्ड हुई है ये बहुत कम होगी। इनके पास काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी ज़मीनें भी होंगी, क्योंकि नैब ज़राए के तकरीबन 17 करोड़ जो है वो पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड जो है वो रिकवर्ड हुए, जबकि 3 करोड़ गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। ज़राए के मुताबिक अगर बात की जाए तो ख्वाजा वसीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी जानिब जो उनके भाई ख्वाजा शहजाद हैं उनको भी नैब ज़राए के मुताबिक शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई इसी मकान में रहते थे। कुल ये 3 भाई हैं, तीसरा जो भाई है वो इस मकान में नहीं रहता था। ताहम जो इस मकान में रिहाइश पजीर थे उनसे इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी कि आमदन से ज़ायद असासाजात किस तरह बनाए गए। तो ये मालो असबाब जो भी निकला है ये किसका अभी तक साबित हुआ है? ख्वाजा वसीम साहब का है या उनके भाई का है? जी बिल्कुल, ख्वाजा वसीम साहब का ये जो रकम थी उनकी ही है और उनकी बरामद हुई है उन्हीं के घर से। जो ख्वाजा शहजाद हैं उनको इसलिए सामने तफ्तीश किया जा रहा है क्योंकि वो भी इस घर में रहते थे। तमाम ज़राए के मुताबिक जो हमें अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, ये रकम घर में क्यों रखी गई थी, इसको कहीं बैरून मुल्क कोई लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तमाम सख्ती के बाइस और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके बाइस इस तमाम पैसे को घर में रखा गया था। अच्छा, ये भी बताइएगा ग्रेड 16 का BPS क्या होता है? अमूमी तौर पर जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से अगर पूरी जिंदगी, पूरी करियर के दौरान भी अगर बंदा अपनी पूरी तनख्वाह जोड़ता रहे तो भी 30 करोड़ नहीं बनती है। आप बताइएगा माहाना कितनी तनख्वाह होती होगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ग्रेड 16 के ऑफिसर की तनख्वाह मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 50 से 70 हज़ार से के दरमियान ही है। अगर उनका इंक्रीमेंट जो है दीगर अलाउंसेस लगाए जाएँ के करीब उसकी अमाउंट बनती है। इस अमाउंट से जो माहाना अगर तनख्वाह ली जाती है तो उतनी आमदन बनाना मेरे ख्याल 2 जिंदगियों में होगा, ये एक ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं है। चलें, अब खैर इन्होंने तो एक ज़िंदगी में ही पॉसिबल कर लिया, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा माल हो सकता है। अब ज़रा ये बताइएगा नैब ने अब तक क्या बताया है, कहाँ से ये दौलत आई, कुछ अब तक पता लग पाया है? जी बिल्कुल, नैब ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल जो है एतराफ़ भी किया और उन्होंने कहा कि ये जो मकान H1 है ये बिल्कुल EMA की बिल्कुल कॉर्नर का मेन मकान है, जो सबसे EME सोसाइटी का महंगा मकान है। यहाँ से रकम बरामद हुई और इसके अलावा जो पिछला एक प्लॉट भी है वो भी इन्हीं के नाम जो है वो बताया जा रहा है। तमाम इसका मतलब है कि खाली ये मकान नहीं और भी जायदादें जो हैं उन्होंने बना रखी हैं। ये तो सिर्फ वो अमाउंट थी जो इस घर से बरामद हुई। गज़नफर आया कहाँ से, कुछ इस सिलसिले में पता लग पाया है? कोई बिजनेस था निजी इनका, क्या था? जी अभी तक इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ जो है वो नैब ने कर दिया है। तो हम जिस तरह ही थोड़ा वक्त गुजरता जाएगा तो मज़ीद तहकीकात जो है वो सामने आएंगी कि ये पैसा कहाँ से लाया गया था, आया कि कोई बिज़नेस भी था या नहीं था, या ये सिर्फ जो है वो ब्लैक मनी थी। ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये कुछ देर बाद वाज़िया हो जाएगी। तो अब ये बताइएगा जो दीगर इस वक्त काम कर रहे हैं, इस मुलाजिम हैं सरकारी इदारे के, यकीनन खलबली तो मच गई होगी? जी बिल्कुल, नैब पहले ही एक्टिव हो चुकी है और आज सुबह से नैब की खबरें जो हैं वो बिल्कुल सरेदस्त हैं। ताहम नैब की ये कार्रवाई भी जो है सामने आते ही जो है मीडिया पर शुरू हो गई और ताहम उस हवाले से इंक्वायरीज भी, पहले तो इसका नाम जो है सिग़े-ए-राज़ रखा गया था कि हम उस मुलाजिम का जो है नाम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद उसका नाम भी सामने आ गया। बहुत जल्द करतूत भी सामने आ जाएंगे। गज़नफर खान, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में हमने आज 3 की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। फिल वक्त इतना ही।